क्या हाल है? बढ़िया। चलिए शुरू करते हैं कुछ नया। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पैथोलॉजी बी फॉर्म सेकंड सेमेस्टर का। तो सेकंड सेमेस्टर का जो यूनिट 1 है वो सबसे लंबा और सबसे टफ है, बाकी सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो है वो आसान है। तो यूनिट फर्स्ट में 2 चैप्टर है। पहला पोर्शन था सेल इंजरी और हेमोस्टेसिस, वो ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर चुका हूँ। ऑलरेडी प्लेलिस्ट में सारी वीडियो लगी हुई है सीक्वेंस से। और चैप्टर नंबर 2 है इन्फ्लामेशन, उसकी बात हम कर चुके थे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि मैकेनिज्म ऑफ इन्फ्लामेशन कैसे होती है। आपने लास्ट क्लास में ये जाना था कि जब भी इन्फ्लामेशन किसी बॉडी के पार्ट में होता है तो वहां पे 4-5 चीजें होती है। स्वेलिंग होती है, लॉस ऑफ फंक्शन होता है, हीट होता है, पेन होता है, ठीक है, और क्या होता है, रेडनेस होती है। तो वो चीजें जो है उनको इन्फ्लामेशन कहते हैं। तो इन्फ्लामेशन कैसे होते हैं, कितने स्टेप में होते हैं, उनकी सारी मैकेनिज्म हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। आप इस वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में चेक करिए, सारी वीडियो लेक्चर 1 से लेकर लास्ट तक सीक्वेंस में लगी हुई है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। आज हम नेक्स्ट टॉपिक लेकर आए। हमारा टॉपिक ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है, अल्टरेशन इन वैस्कुलर परमेबिलिटी एंड ब्लड फ्लो, ठीक है। ये वैस्कुलर परमेबिलिटी एंड ब्लड फ्लो की अल्टरेशन की बात कर रहे हैं हम लोग। ये कब होता है? जब हमारी बॉडी में किसी ऑर्गन में इन्फ्लामेशन हो जाता है। तो उस इन्फ्लामेशन होने के बाद की ये दूसरा स्टेप है कि वहां पे अल्टरेशन इन वैस्कुलर परमेबिलिटी एंड ब्लड फ्लो होता है। अल्टरेशन का मतलब क्या होता है, आप ये समझिए कि जैसे मैं आपको बात करूं, जैसे हमारे पास ये एक कोई हमारा ब्लड वेसल है, ठीक है। दिस इज फ्रेंड, ये हमारा कोई ब्लड वेसल है और इस ब्लड वेसल से क्या हो रहा है, ब्लड फ्लो कर रहा है, यानी ब्लड के पार्टिकल्स हमारे जो है वो आसानी से फ्लो कर रहे हैं। और ये जो लास्ट लेयर है ब्लड वेसल की, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोथेलियल। ये आपको पता होगा, इट इज वेल नोन, ठीक है। एंडोथेलियल लेयर होती है। तो अब ये ब्लड फ्लो कर रहा है। तो अब जो नॉर्मल ब्लड केस में ब्लड फ्लो कर रहा है वो ठीक है। अच्छा, अगर जो ब्लड फ्लो कर रहा है, इस ब्लड फ्लो का रेट अगर घट जाता है या बढ़ जाता है, अब इस बात को समझिए। ब्लड का जो रेट है, वो जो बह रहा है, वो ब्लड का रेट बढ़ जाए या घट जाए, तो दोनों ही केस में हो गया अल्टरेशन। अल्टरेशन मतलब होता है परिवर्तन। तो हम कह सकते हैं दिस इज अल्टरेशन इन ब्लड फ्लो, यानी ब्लड फ्लो जो हो रहा था उसमें परिवर्तन आ गया, या तो घट जाए या तो बढ़ जाए, दोनों ही अलग हो जाए, वो अल्टरेशन। जैसे आप रोज खाने में 3 रोटी या 4 रोटी खाते हैं और किसी दिन आपकी फेवरेट सब्जी बन जाए, और जैसे मेरी अंडा करी है, पनीर है, तो आलू है, तो वो बन जाए, तो उस दिन आप 1 रोटी हो सकता है कि आप ज्यादा खाएंगे। तो ये भी क्या है, अल्टरेशन। 1 सेकेंड होल्ड कीजिए तो, ठीक है। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो अभी क्या हो रहा है फ्रेंड कि जब ब्लड फ्लो हो रहा है तो हमने क्या किया, मैं 1 रोटी एक्स्ट्रा खा लिया, मैं 4 रोटी खा लिया, 5 खा लिया, ये अल्टरेशन है। और किसी दिन मेरी बहुत ही नापसंद सब्जी बन गई, लौकी, नेनुआ, टिंडा, तो उस दिन मैं 1 आध रोटी कम खाऊंगा, 2 ही रोटी खाऊंगा। ये भी हमारा क्या है, अल्टरेशन। यानी जो नॉर्मल से घटिया बढ़ जाना उसे कहते हैं अल्टरेशन इन ब्लड फ्लो। दूसरी बात है अल्टरेशन इन वैस्कुलर परमेबिलिटी। ये क्या है, इसको समझिए फ्रेंड। क्या होता है कि हमारा जो ब्लड वेसल्स है, तो ये ब्लड वेसल्स में क्या होते हैं, कुछ स्मॉल पोर्स होते हैं। क्या होते हैं फ्रेंड, कुछ स्मॉल पोर्स होते हैं। ये पोर्स क्या करते हैं, इन्हीं पोर्स की सहायता से जो मटेरियल होता है ईसीएफ से आईसीएफ में, यानी ईसीएफ से आईसीएफ में मटेरियल का ट्रांसपोर्ट भी इन्हीं पोर्स की सहायता से होता है। यानी कुछ कंटेंट ऑफ ब्लड इस पोर्स से बाहर जाता है और कुछ कंटेंट ऑफ ब्लड जो हमारा बॉडी का फ्लूइड का, वो इस ब्लड वेसल के अंदर आता है। यानी यहां से भी ब्लड का कुछ ना कुछ अपना आपस में क्या चलता रहता है, ट्रांसपोर्टेशन चलता रहता है या ट्रांसफ्यूजन चलता रहता है। तो इसको बोलते हैं परमिएबिलिटी। क्या बोलते हैं, परमिएबिलिटी। हिंदी में कहते हैं पारगम्यता, जो इसको इधर से पार कर जाए उसको इधर से पार कर जाए। तो ये परमिएबिलिटी क्यों होती है, क्योंकि ब्लड वेसल्स में पोर होते हैं। अगर ये तो अच्छा फ्रेंड, या अगर हम इस पोर के साइज को बढ़ा दें, जब हम इस पोर के साइज को बढ़ा दें, ये पोर के साइज को बढ़ा दें, तो परमेबिलिटी बढ़ जाएगी ना। और अगर हम पोर के साइज को कम कर दें तो परमेबिलिटी घट जाएगी। तो इस केस में जब हमारी परमेबिलिटी घटती है, बढ़ती है, ब्लड के हमारे पोर्स या जो ब्लड के बीच का हमारा पोर्स होता है, तो उसे बोलते हैं अल्टरेशन इन वैस्कुलर परमेबिलिटी। तो हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं फ्रेंड, इसको हम समझ चुके होंगे कि अल्टरेशन इस वैस्कुलर परमेबिलिटी और ब्लड फ्लो का मतलब क्या है। यानी देखो, इन्फ्लामेशन के केस में दोनों ही बढ़ते हैं, घटते नहीं है। यानी केस कौन सा वाला है, पनीर और अंडा वाला, कि रोटी बढ़ेगी, घटने वाली केस नहीं है। यानी दोनों ही केस में हमारा जो परमेबिलिटी है वो भी बढ़ेगा और ब्लड फ्लो भी बढ़ेगा। तो अब जब इन्फ्लामेशन होता है तो 2 चीजें होती हैं, परमेबिलिटी भी बढ़ जाती है, ब्लड फ्लो भी बढ़ जाता है। तो ये कैसे बढ़ता है,
हम इसकी डिस्कस करेंगे कि कैसे बढ़ता है, किस किस मैकेनिज्म से ब्लड फ्लो बढ़ता है, किस किस मैकेनिज्म से परमिबिलिटी बढ़ जाती है। यही टॉपिक हमको यहाँ पे पढ़ना है। आप सिर्फ समझ लीजिए, नोट्स ऑलरेडी वेबसाइट पर अपलोड है, वहां से आप लिख सकते हैं। बेहतर होगा अगर आप नोट्स खुद से बनाएं मेरा लेक्चर सुन के, फिर वो नोट्स आपके लिए परमानेंट हो जाएगा, आप कभी भूलेंगे नहीं। बाकी अगर आप सस्ता काम चाहते हैं, आप डाउनलोड करके पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड, ये जो परमिबिलिटी है इसका जो अल्टरेशन है वो 5 तरीके से होता है। पहला तरीका है रिट्रैक्शन ऑफ एंडोथेलियल सेल लीकेज, इसको डिस्कस करेंगे। डायरेक्ट एंडोथेलियल इंजरी, इसको डिस्कस करेंगे। ल्यूकोसाइट डिपेंडेंट सेल इंजरी, इसको डिस्कस करेंगे। इंक्रीज ट्रांसाइटोसिस एंड द लीकेज फ्रॉम न्यू कैपिलरी। इन 5 तरीकों से हमारी जो परमिबिलिटी है और ब्लड फ्लो है वो बढ़ जाती है, यानी अल्टरेशन हो जाता है। तो चलिए हम 5 तरीके में हम बारी बारी से स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। तो सबसे पहला हमारा पहली हेडिंग क्या है? रिट्रैक्शन ऑफ एंडोथेलियल सेल लीकेज। देखिए फ्रेंड, ये क्या होता है? रिट्रैक्शन एंड ऑफ, देखिए क्या होता है, जब भी हमारे किसी बॉडी पार्ट में यानी ब्लड वेसल में जहां पे भी हमारा क्या हो रहा है, इन्फ्लामेशन हो रहा है। तो हमको पता है कि इन्फ्लामेशन की ये जो नीचे अंदर वाली लेयर होती है ब्लड वेसल की, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंडोथेलियल। और एंडोथेलियल है और इनके बीच बीच में छोटे छोटे से क्या है, कहीं कहीं पे पोर्स हैं, जिसके द्वारा से क्या हो रहा है, हमारा ब्लड का ट्रांसफ्लोर हो रहा है, ट्रांसफ्यूजन हो रहा है। पहला है रिट्रैक्शन ऑफ एंडोथेलियल सेल लीकेज। इस केस में क्या होता है कि जैसे ही इन्फ्लामेशन हमारी बॉडी में हुआ तो जो हमारे इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स हैं, इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स, दिस इज कॉल्ड इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स, जैसे कि हिस्टामिन है ना, हिस्टामिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, ल्यूकोट्रिन्स, ये करते हैं, ये आते हैं और ये आने के बाद हमारे एंडोथेलियल की वॉल से चिपकना शुरू कर देते हैं। बहुत ध्यान से समझिए फ्रेंड, क्या हो रहा है पहले स्टेप में कि जैसे जो हमारे इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स हैं वो आके एंडोथेलियल की वॉल पे चिपकते हैं, और एंडोथेलियल की वॉल पे जब ये चिपकते हैं तो यहाँ पे करते हैं कॉन्स्ट्रिक्शन, यानी ये क्या करते हैं, एंडोथेलियल वॉल में करते हैं कॉन्स्ट्रिक्शन और उसको देते हैं सिकोड़। क्या कर देते हैं? सिकोड़ देते हैं। अब इसको बहुत ध्यान समझिए फ्रेंड कि जैसे मैं आपके पास कहूँ कि आपके पास कोई रबड़ की सीट है, इस एग्जाम्पल समझिए, आपके पास एक रबड़ की सीट है और उस रबड़ की सीट में आपने बीच में थोड़ा सा होल किया है, यानी जो उसके पोर्स है, और जब हम इस रबड़ की फेस को खूब खींचेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, खींचेंगे, तो आप क्या देखेंगे कि ये छेद भी धीरे धीरे बड़ा हुआ। सीधी सी बात है, ये रबड़ की सीट में बीच में हल्का सा होल है और इसको कस के खींचो, जब आप खींचोगे तो ये जैसे बढ़ेगा साइज, इसका भी साइज बढ़ेगा। तो वही काम होता है, इसको बोलते हैं रिट्रैक्शन। यहाँ पे क्या होगा कि जब ब्लड वेसल में ढेर सारे मटेरियल आगे चिपक जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, एंडोथेलियल वॉल में होगा रिट्रैक्शन, और रिट्रैक्शन होने के कारण क्या होता है फ्रेंड, इनमें संकुचन आता है, खिंचाव आता है, और जब खिंचाव आएगा तो ऑटोमेटिक जो पोर का साइज था वो साइज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आप जब फिगर बनाइएगा कैसे बनाइएगा, पहले एक बनाइएगा और फिर उसके बाद नीचे करके ये वाला बनाइएगा, यानी पहले वाले में छोटा साइज रखिएगा और दूसरे वाले में बड़ा साइज रखिएगा। 2 फिगर बना के आप इसको एक्सप्लेन करिएगा कि कैसे रिट्रैक्शन हो रहा है, और जैसे ही रिट्रैक्शन होगा ऑटोमेटिक इसका साइज बढ़ जाएगा, तो ट्रांसफ्यूजन, परमिबिलिटी और ब्लड फ्लो दोनों बढ़ जाएगा। परमिबिलिटी बढ़ेगा तो ब्लड कंटेंट बढ़ेगा, जब ब्लड कंटेंट बढ़ेगा तो ब्लड फ्लो भी बढ़ जाएगा। ये हमारा पहला तरीका है कि कैसे हमारे वैस्कुलर पर जो हमारा परमिबिलिटी और ब्लड फ्लो चेंज हो रहा है, अल्टरेशन हो रहा है। दूसरी हम बात करते हैं डायरेक्ट एंडोथेलियल सेल इंजरी। ये बहुत आसान है फ्रेंड। इसमें क्या होता है कि सेल इंजरी में क्या होता है कि हमारा मान लीजिए कोई ब्लड वेसल है, ठीक है, तो मान लीजिए किसी पेशेंट को क्या हो गया, इंजरी मतलब हो सकता है वो कहीं जल गया हो, उसकी बॉडी का कोई ऑर्गन जल गया हो, या एक्सीडेंट हो गया हो, कहीं इंजरी आ गई हो, कट फिट गया हो। तो उस केस में क्या होगा कि जिस ऑर्गन में उसकी इंजरी होगी उस ऑर्गन की उसकी ऑर्गन डैमेज होगा, उस ऑर्गन की उसके ब्लड वेसल भी डैमेज होंगे, और जब ब्लड वेसल डैमेज होंगे फ्रेंड तो उसके जो ये आपके ब्लड एंडोथेलियल लेयर है वो भी क्या हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी। और जब डैमेज हो जाएगी फ्रेंड, क्योंकि एंडोथेलियल लेयर क्या हो रही है, डैमेज हो रही है, और जब डैमेज हो रही है फ्रेंड क्या हो रहा है कि ऑलरेडी जब कट फिट जाएगा तो इनके बीच पोर साइज ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगे, और जब पोर साइज बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक परमिबिलिटी बढ़ जाएगी और ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा। यही हमको सीखना है कि कैसे। तीसरा हमारा हेडिंग है ल्यूकोसाइट डिपेंडेंट सेल इंजरी। अब ये ल्यूकोसाइट डिपेंडेंट सेल इंजरी क्या है फ्रेंड, बिल्कुल इसी की तरह है। इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पे हमारे इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स आ रहे हैं, तो यहाँ पे मीडिएटर नहीं आएंगे। तीसरे स्टेप में क्या होगा, फिगर सेम बनेगा। सबसे पहले हमारे ल्यूकोसाइट जो WBC के सेल है, ल्यूकोसाइट, इसको हम पोर साइज को कम कर दे रहे हैं, ठीक है, इसको हटा दे रहे हैं अभी, ठीक है। ये हमारा एंडोथेलियल लेयर है फ्रेंड, ये हमारा एंडोथेलियल लेयर है।
तो ये क्या है हमारे ल्यूकोसाइट्स, WBC सेल है। अच्छा आपको पता है कि ल्यूकोसाइट्स क्या होते हैं कि कभी कभी जब हमारे इन्फ्लेमेशन कब होता है फ्रेंड, जब उस ऑर्गन में कोई फॉरेन मटेरियल या फॉरेन पार्टिकल आ गया हो। और फॉरेन पार्टिकल कैसे आता है मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया। तो मान लीजिए कि हमारे किसी ऑर्गन में कोई फॉरेन पार्टिकल आ गया, तो उस फॉरेन पार्टिकल को, ये हमारा फॉरेन पार्टिकल है, उस फॉरेन पार्टिकल को मारने के लिए सारे ल्यूकोसाइट उसको चारों तरफ से घेर लेंगे और ये ल्यूकोसाइट्स इसके चारों तरफ क्या हो जाएंगे, इकट्ठा हो जाएंगे। और इकट्ठा होने के बाद वही काम करेंगे जो यहाँ पे हुआ था, ये अपने मीडिएटर्स रिलीज करेंगे। क्योंकि ल्यूकोसाइट्स क्या करते हैं, इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स रिलीज करते हैं। और जब ये इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स रिलीज होंगे फ्रेंड, तो ऑटोमेटिक क्या होगा कि ये यहाँ पे सेम वही काम होगा, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होगा, एंडोथेलियल लेयर में कॉन्ट्रैक्शन होगा, फिर पोर साइज बढ़ जाएगा और ब्लड का ट्रांसफ्यूजन रेट क्या होगा, बढ़ जाएगा। चौथा है इंक्रीज ट्रांससाइटोसिस। ये देखिए फ्रेंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ट्रांससाइटोसिस क्या होता है कि कैसे होता है इंक्रीज ट्रांससाइटोसिस, इसको समझिए। ट्रांससाइटोसिस मतलब होता है ट्रांसफर फ्रॉम द सेल्स। ये हमारा फ्रेंड कोई ब्लड वेसल है, हम इसको ब्लड वेसल लेके चल रहे हैं। अच्छा हमको पता है कि हमारे ब्लड वेसल्स में या हमारे बहुत जगह ऑर्गन में कुछ पंप्स पाए जाते हैं, है ना। आप जैसे पंप जानते हैं ना, जैसे हमने माना कि ये सोडियम पोटेशियम पंप है, ये कैल्शियम चैनल है ना। तो ऐसे बहुत सारे पंप होते हैं ना फ्रेंड, सोडियम पोटेशियम पंप, कैल्शियम चैनल पंप, एटीपी ट्रांसफरेज पंप। तो ये इस तरह से हमारे ब्लड वेसल में पंप्स पाए जाते हैं। तो पोर के अलावा ये पंप्स भी जब भी ओपन होते हैं तो आयंस का आदान प्रदान होता है ईसीएफ से आईसीएफ में, आईसीएफ से ईसीएफ में। कैल्शियम चैनल खुलेगा तो कैल्शियम अंदर और बाहर करेगा। तो क्योंकि ये पंप जब खुलेंगे तो कुछ मटेरियल अंदर आएगा, तो उस केस में भी क्या हो रहा है कि कुछ कंटेंट ब्लड का बढ़ रहा है, यानी ब्लड की परमिबिलिटी और फ्लो बढ़ रहा है। लेकिन ट्रांससाइटोसिस का मतलब क्या होता है कि कभी किसी केस में, सर्टेन केस में जब ज्यादा जरूरत होती है हमारे बॉडी को ब्लड की, हमारे ऑर्गन को, तो हमारे ट्रांसफ्यूजन की, तो हमारी जो बॉडी है वो ढेर सारे पंप का फॉर्मेशन अपने आप शुरू कर देती है। यानी किसी ब्लड वेसल में मैंने कहा पहले 2 ही पंप थे, अब ऑलरेडी पंप की संख्या क्या गई, बढ़ गई। और क्या हो सकता है, या तो पंप की संख्या बढ़ जाए या पंप का साइज बढ़ जाए, जो पंप का साइज पहले था उससे बड़ा हो जाए। तो जब ढेर सारे पंप बन जाएंगे तो ऑटोमेटिक जो रेट ऑफ ट्रांसफ्यूजन है, जो ब्लड के अंदर से ईसीएफ आईसीएफ में आयंस का मूवमेंट है, वो भी कई गुना बढ़ जाएगा। दिस इज कॉल्ड इंक्रीज ट्रांससाइटोसिस। इसलिए क्या होता है, नंबर ऑफ पंप्स, जो चैनल्स होते हैं, पंप्स होते हैं, उनकी संख्या कई गुना बढ़ जाती है फ्रेंड्स। और जब इनकी संख्या कई गुना बढ़ जाएगी तो ढेर सारे मूवमेंट होगा आयंस का, मिनरल्स का। इन दैट केस में ट्रांसफ्यूजन और ब्लड फ्लो रेट दोनों बढ़ जाएगा। एंड द लास्ट वन इज लीकेज फ्रॉम न्यू कैपिलरी। क्या होता है फ्रेंड कि कभी कभी जब हमारे बॉडी में, मान लीजिए कोई ये ब्लड वेसल है, पहले से बना हुआ ब्लड वेसल है, ये डैमेज हो गया, ये रैप्चर हो गया। हमारे बॉडी में जब जैसे डैमेज होगा, रैप्चर होगा, तो हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, जो हमारी बॉडी है, इसके बदले में कई सारी, ढेर सारी छोटी छोटी ब्लड कैपिलरीज या ब्लड वेसल्स का निर्माण होना शुरू हो जाता है। यानी एक ब्लड वेसल डैमेज होने के एवज में या उसके बदले में कई सारे छोटे छोटे ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है, क्योंकि इसकी कमी को पूरा करना है। और फिर धीरे धीरे मैच्योर होती हैं। तो ये जो नई ब्लड वेसल्स होती हैं, ये एक केमिकल रिलीज करती हैं जिसको बोलते हैं VEGF। ठीक है, ये होती है VEGF। ठीक है, जिसे बोलते हैं वैस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर। आई रिपीट, वैस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर। ये जो नए ब्लड वेसल्स होते हैं, ये VEGF रिलीज करते हैं। और क्योंकि ये इसलिए रिलीज करते हैं ताकि ये अपनी संख्या को बढ़ाएं और अपने आप को स्ट्रेंथ करें। तो इन दैट केस में जब ये केमिकल रिलीज होता है, तो इन दैट केस में इनकी भी जो परमिबिलिटी होती है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो ब्लड फ्लो और परमिबिलिटी दोनों बढ़ जाती है। ठीक है फ्रेंड, तो आज की क्लास में हमने सीखा कि अल्टरेशन इन वैस्कुलर परमिबिलिटी क्या होती है, कितने प्रकार से होती है, किस किस मैकेनिज्म होती है। मैंने 5 अलग बताई, ये स्टेप नहीं है, ये 5 अलग तरीके हैं जिससे होता है। एग्जाम में कई बार पूछा गया। फ्रेंड्स देखिए, अगला टॉपिक है इसमें माइग्रेशन। देखिए हमारा पैथो में अगला टॉपिक है माइग्रेशन ऑफ WBC। देखिए फ्रेंड, माइग्रेशन ऑफ WBC को मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया था जब मैंने आपको इन्फ्लामेशन के मैकेनिज्म बताया था। और ये इतना इंपॉर्टेंट एग्जाम में है भी नहीं जो नहीं आता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, माइग्रेशन ऑफ WBC आप खुद से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसकी पूरी मैकेनिज्म। क्या माइग्रेशन है भाई, जहाँ पे भी कोई फॉरेन पार्टिकल आया, ल्यूकोसाइट, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, WBC क्या करते हैं, वहाँ पे जाते हैं, माइग्रेट करते हैं। और माइग्रेट करने के बाद क्या करते हैं, वैसे मैंने बताया ना उसमें एक स्टेप था ई माइग्रेशन। ये ऑलरेडी मैं वहाँ पे बता चुका हूँ। ठीक है, ये हो गया। एक लास्ट टॉपिक बचता है फ्रेंड्स, इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स। ठीक है, एक लास्ट टॉपिक बचता है इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स।
इसमें क्या हमको पढ़ना है सबके बारे में, हिस्टामिन, ल्यूकोट्रीन, साइटोकाइनिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, इनके फंक्शन, ये कहाँ पाए जाते हैं, क्या स्ट्रक्चर होता है, ये पढ़ लेंगे। एक लेक्चर में और अपलोड करूंगा इसके बारे में, स्लाइड्स में रहेगा। और ये हमारा यूनिट 1 खत्म। पैथो की सबसे बड़ी यूनिट थी यूनिट 1 खत्म, हम इसको खत्म कर लेंगे। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।